Hi, I'm Dr. Asit Arora. I'm the Director of GI and HPB Cancer Surgery in Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi. और आज हम बात करेंगे esophageal cancer. So let's understand what is esophageal cancer. So सबसे पहले what is esophagus? So esophagus यानी कि food pipe, जो आपकी खाने की नली जो आपके गले को आपके स्टमक से ज्वाइन करती है। सो ये करीब 25 सेंटीमीटर की एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपके गले के लोअर एंड से स्टार्ट होती है, आपके चेस्ट के थ्रू होते हुए आपके स्टमक में जाती है। इसका मेन काम होता है, इट एक्ट्स लाइक अ पैसेज फॉर योर फूड। सो इट्स अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब, एक्ट्स लाइक अ पैसेज। अब इसकी ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें जो कैंसर पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम ईसोफेजियल कैंसर बोलते हैं। अब ये मोटे मोटे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वैमस कैंसर और एक होता है एडिनोकार्सिनोमा। सो स्क्वैमस सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा। अब इन दोनों के ही रिस्क फैक्टर्स अलग हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। सो most important risk factor for esophageal cancers is use of tobacco, which could be both स्मोकिंग या फिर स्मोकलेस टबैको जो हम चबाते हैं तंबाकू। सो दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर इसोफेजियल कैंसर। सेकेंड, एल्कोहल इनटेक, और अगर आप शराब और स्मोक या टबैको दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड इज़ यूज़ ऑफ टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना। तीसरी चीज़ होती है हमारी ओबेसिटी। ये रिस्क फैक्टर है ज़्यादातर जो एडिनोकार्सिनोमास होते हैं लोअर एंड इसोफेगस के, उसका रिस्क फैक्टर। अनदर रिस्क फैक्टर इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स, जिसमें कि जो पेट का एसिड है वो रिफ्लक्स होके इसोफेगस में आता है और लंबे समय तक, दसियों सालों तक अगर उसको हम अनकंट्रोल छोड़ दें तो वो बाद में कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा कास्टिक इंजेक्शन जैसे कि एसिड इंजेक्शन या कुछ बहुत ही रेयर डिजीज़ होती हैं, उन केसेस में भी इसकी इसोफेगस कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। नाउ अब आती है बात कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इसोफेजियल कैंसर। Now, initial stages में when it's very early, symptoms can be very trivial. It could be some heartburn, it could be some sticking of food when you are swallowing. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको आप ट्रिविलाइज ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। मोस्ट सीरियस और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है वो है अगर आपको खाना खाते हुए खाना अटक रहा है, आपको स्वॉलोइंग में दिक्कत आ रही है। अब ये शुरुआती स्टेज में जब आप मोटा खाना कुछ खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई या आप कुछ सैलेड खा रहे हैं, रॉ खा रहे हैं, वो अटकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो करता है उसका जो ल्यूमन का कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसोफेगस का, वो बढ़ता जाता है। तो जैसे पहले सॉलिड फूड अटकता था, उसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड भी अटकना शुरू हो सकता है, और लेटर ऑन इट कैन प्रोग्रेस टू कि आप लिक्विड्स भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, आप दूध पीना चाहते हैं, जूस पीना चाहते हैं, वो भी अटकने लगता है। तो ये बहुत ही सीरियस सिम्टम है। इस सिम्टम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को भी। तुरंत आपको एक एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है अगर आपको ये सिम्टम है। लेट स्टेजेस में अनफॉर्चुनेटली वेट लॉस और एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये आमतौर पे ये लक्षण हर एडवांस कैंसर में देखा जाता है और इस कैंसर में ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज आपका खाना अटकता है तो आप खाना खाते नहीं है, तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है इस कैंसर में। लेट स्टेजेस में आपको दर्द हो सकता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जा सकता है, आपको पेट में पानी भरना या जॉन्डिस भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही लास्ट स्टेजेस के सिम्टम्स हैं। अब रही बात हाउ डू वी डायग्नोज इसोफेजियल कैंसर, राइट? सो गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके टिप पे एक कैमरा होता है और उसके थ्रू हम इसोफेगस और फूड पाइप को अंदर से देखते हैं, और हमें कहीं पे भी कोई सस्पिशियस चीज़ दिखती है, कोई ट्यूमर दिखता है, कोई ग्रोथ दिखती है या कोई एरिया दिखता है जहाँ पे कोई अल्सरेशन है, तो वहाँ से हम बायोप्सीज लेते हैं, जांच का टुकड़ा उठाते हैं, जिससे ये कैंसर कंफर्म होता है। सो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोस्कोपी। उसके बाद बारी आती है कैंसर को स्टेज करने की, तो उसके लिए पेट स्कैन का यूज़ किया जाता है। सो इस कैंसर में पेट स्कैन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव।
and then comes, once you have diagnosed and once you have treated, then comes treatment part. So treatment is basically, again, for this cancer, treatment in most of the cases is multimodality. Unfortunately हमारे देश में हमें अर्ली कैंसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 2, स्टेज 3 और इवन स्टेज 4 में भी आते हैं. और जब पेशेंट इस स्टेजेस में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट इज़ मल्टीमोडालिटी, जिसमें हम शुरुआत में पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन देके उनके कैंसर्स को श्रिंक करते हैं, आसपास के एरिया को स्टेरलाइज करते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं. तो सर्जरी में क्या किया जाता है, बेसिकली आपकी जो एंटायर फूड पाइप होती है उसको हम निकालते हैं और उस फूड पाइप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. आपके स्टमक को यूज़ करके एक नई फूड पाइप बनाते हैं, इसको हम नियोइसोफेगस बोलते हैं, और उसको आपकी गर्दन से जोड़ देते हैं. इस सर्जरी के बाद आपकी डिजीज्ड पार्ट को निकाल के नया रास्ता रिक्रिएट कर दिया जाता है और पेशेंट नॉर्मल तरीके से खाना खा सकते हैं. ये सर्जरीज आजकल मोस्ट एडवांस सेंटर्स में लाइक आवर्स it is done by either laparoscopic techniques और robotic techniques, जिसमें हम छोटे छोटे छेद बनाते हैं. आपके चेस्ट में 3 से 4 छेद आते हैं जिसके थ्रू ये सर्जरी की जाती है. एंटायर प्रोसीजर इज़ कम्प्लीटेड थ्रू दीज 3-4 होल्स. सिमिलरली पेट में भी आपके छोटे 2-3 छेद बनते हैं और गर्दन में एक छोटा चीरा लगता है जिससे कि वो फूड पाइप को यहाँ पे हम गर्दन में जो नॉर्मल खाने की नली होती है उससे जोड़ते हैं. नाउ these are highly skilled and advanced surgeries, but in advanced tertiary care centers they are done routinely with a very high success rates. So to summarize, esophageal cancer is a disease which usually happens in 60 to 70 years. Smoking is the most important risk factor. खाना अटकना इसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड. अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ कंसल्ट अ एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर दैट. थैंक यू.